प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में जानेंगे। नमस्कार। जोहार। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंतर्गत मिट्टी की तैयारी, बुआई और खाद या उर्वरक का उपयोग के बारे में जाना था। आज कृषि पद्धतियों के अंतर्गत अगले चरण में सिंचाई के बारे में आज बातचीत करेंगे, कुछ समझ बनाएंगे। हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, बच्चों को आप बताइए कि सिंचाई कृषि के लिए कैसे किया जाता है, क्यों जरूरी है, इस पर जी कुंडू जी विस्तार से बताएं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि सिंचाई क्यों आवश्यक है। तो जिस तरह से सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल आवश्यक है, उसी तरह से पौधों की वृद्धि के लिए भी जल आवश्यक है। और समय समय के अंतराल पर हम जब कृत्रिम रूप से भी पौधों को जल देते हैं, एक तो बारिश के द्वारा भी सिंचाई हो जाती है, तो पौधों की वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है सिंचाई। इसीलिए हम लोग समय समय पर पौधों को जल प्रदान करते हैं। तो अब बात आती है कि सिंचाई के फ़ायदे क्या हैं। तो सिंचाई के फ़ायदे हैं कि जब हम बीजों को खेतों में डालते हैं तो अंकुरन के लिए जल की आवश्यकता होती है। आप बच्चों, आपको पता होगा कि अंकुरन के लिए मिट्टी, नमी चाहिए ही चाहिए, वायु भी चाहिए। तो उसी के अंतर्गत पहला काम है बीजों के अंकुरन के लिए पानी चाहिए। तो कभी कभी अंकुरन के लिए जब बीज हम डालते हैं उस समय भी जल देते हैं। यदि मिट्टी में नमी रहती है तो देते हैं, नहीं तो उसके लिए देते हैं। दूसरा है कि जब पौधे की वृद्धि होती है तो पौधे क्या करते हैं कि उसकी जड़ें जो हैं, पौधे की जड़ें जल से अवशोषण करती हैं पोषक पदार्थों का। तो यदि पोषक पदार्थ मिट्टी से लेना है तो जल में घुलनशील होते हैं पोषक पदार्थ। अच्छा। तो वो भी एक आवश्यक है कि उसको ज़रूरी है जल, उसके लिए भी सिंचाई हम लोग करते हैं। एक और बात है सिंचाई करने के पीछे कि हम लोग जैसे पाला वगैरह से या गर्म ये हवा से हमको बचाना होता है फसलों को, पौधों को। तो जल सिंचाई कर पानी देना, पौधों में पानी देना उनकी जड़ों में, तो उससे भी पौधे हमारे बचते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है गर्मी के दिनों में खास करके कि पत्तियों द्वारा वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होती है, जिससे जल उड़ जाता है। जी हाँ, पत्ती से पानी उड़ जाते हैं। उसके लिए भी हम भी सिंचाई एकदम अत्यावश्यक हो जाता है वहाँ पे, तो हम सिंचाई करते हैं। अब अगली बात आती है सिंचाई के स्रोत की। सिंचाई करने के लिए जल कहाँ से प्राप्त किया जाए। तो आप बच्चों सबों को पता होगा कि कुआं है, नलकूप है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, बांध हैं, नहर हैं, जिससे जल प्राप्त करके सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो पारंपरिक तरीके थे, शायद आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा
लेकिन आप चित्र के माध्यम से देखेंगे, आपको एक एक करके चित्र द्वारा यह प्रदर्शित किया जाएगा कि पहले हुआ करता था मोट, घिरनी के द्वारा चलता था। मोट चमड़े की बनी हुई एक थैली होती थी जिससे बैलों के द्वारा भी पानी खींचा जाता था और उसको फिर नाले के द्वारा खेतों में पहुंचा दिया जाता था। दूसरा होता था चेन पंप, उसमें चेन जैसा एक बना हुआ रहता था, नाले टाइप का डिजाइन रहता था, वहाँ भी कुओं से पानी खींच करके और या जल स्रोतों से पानी लेकर के उसमें डाल करके फसलों तक पहुंचाया जाता था। मतलब नाली जैसा ही? जी हाँ, नाली जैसा बना हुआ रहता है। एक होता है ढेकली। अच्छा। वो लीवर पे के तंत्र पे काम करता था, वाई आकार का देखिएगा, लकड़ी से बना हुआ, और उसके ऊपर एक और लकड़ी का ये लगाया जाता था, उसमें कूड़ लगा रहता था, उसको कूड़ बोलते थे, वो जगह कूड़ बुलाता था। उससे लोग पानी खींचते थे और उसके द्वारा पानी पहुंचाते थे। एक और नाम है जिसको आप चित्र में देख सकेंगे, वो है रहट। रहट से भी सिंचाई की जाती थी। रहट में एक चक्र में कुछ बने हुए रहते थे पात्र, जिससे बैलों के द्वारा भी खींच करके और कुएं से पानी निकाली जाती थी, तो वो रहट द्वारा होती थी। उन पात्रों से पानी ऊपर उठता था क्या? पात्रों से पानी ऊपर उठता था और उसको नाले के द्वारा फसलों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन वो तो पारंपरिक विधियाँ थी, उस समय साधन नहीं थे। अब तो कई तरह की आधुनिक विधियाँ आ गई हैं, कई तरह के साधन भी आ गए हैं, मोटर पंप से सिंचाई कर रहे हैं, उसमें जल की काफ़ी बचत हो जा रही है, जल बर्बाद नहीं हो रहा है, पहले व्यर्थ भी हो जाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान की खोज हुई, वैसे वैसे नई आधुनिक प्रविधियाँ सिंचाई की बढ़ते चली गई। अब आधुनिक विधियों के अंतर्गत दो तरह की सिंचाई व्यवस्था बच्चों आपको जाननी है। एक तो होता है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि असमतल जहाँ भूमि है, जहाँ पेड़ पौधे फसल लगे हुए हैं, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, पाइप बिछा देते हैं। अच्छा। सिंचाई के लिए, और उस पाइप में नोजल लगा रहता है। वो नोजल क्या करता है, ऊपर मुखी होता है, ऊपर की ओर निकला रहता है, और उस नोजल से फव्वारे की तरह पानी निकलता है, और वो हम पाइप बिछा देते हैं खेतों में, फव्वारे की तरह पानी, जहाँ जितनी आवश्यकता हुई पानी उतनी ही हम पौधों को सिंचाई वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा पानी व्यर्थ नहीं जाता है वहाँ पे भी है कि, और असमतल भूमि के लिए बड़ा आसान तरीका हो जाता है वह, क्योंकि असमतल भूमि में पानी को बराबर मात्रा में हर जगह देना थोड़ा कठिन होता है, और वो बलुई मिट्टी के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारा ये छिड़काव तंत्र। दूसरा है, आपको जानना है बच्चों, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र भी आप चित्र में देखेंगे, दोनों का चित्र आप पीछे देख लें कि चित्र में जैसे दिख रहा होगा, दोनों में पाइप बिछाया जाता है। ड्रिप तंत्र में भी पाइप के द्वारा सिंचाई की जाती है फसलों की। इसमें अंतर ये होता है कि हर जगह हम वहाँ पर जहाँ जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पे सिर्फ उतना ही जल हमको कम मात्रा में जल पहुँचाना रहता है, तो हम वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी देते जाते हैं, और उसमें हमको और पानी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये हमारा हुआ ड्रिप तंत्र सिंचाई। तो आपने जाना बच्चों कि सिंचाई की परंपरागत विधि और सिंचाई की आधुनिक विधि, दोनों को जाना। अब एक सवाल आता है कुंडू जी, अगले क्रम में जब हम बात करते हैं फसल उत्पादन के अगले क्रम की बात करते हैं, तो एक क्रम उसमें आता है खरपतवार के बारे में। खरपतवार का हम नियंत्रण कैसे करेंगे, थोड़ा बच्चों को आप इसे विस्तार से बताएं। देखिए, खरपतवार क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लें। खरपतवार उस तरह के पौधे हैं, वो भी पौधे ही हैं, जो प्राकृतिक रूप से खेतों में उग आते हैं, या आप कह सकते हैं फसलों के साथ उगते हैं। ये पौधे हमारे काम के लायक के नहीं होते हैं, अर्थात ये हमारे हानिकारक ही होते हैं। वो इसलिए हानिकारक हैं क्योंकि जब ये खेत में उग जाते हैं तो उस खेत में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक होते हैं, उनका वो उपयोग करते हैं, और जो हमारी मुख्य फसल है उन फसलों को वो पोषक
मिल नहीं पाता है, जिसके कारण ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फसल के बीच में कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, जी, उन पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवारों को हटाना बहुत जरूरी होता है और आवश्यकता भी होती है कि खरपतवार उस खेत में ना रहे, क्योंकि खरपतवार को हटाना एक तो निराई या निकौनी कहा जाता है, निकाई या निराई, हम लोग निकौनी करना भी कहते हैं। जी जी। इसमें भी दो तरह की विधियों को अपनाते हैं। एक तो हाथ से उखाड़ करके लेते हैं, जी, उसको हटा देते हैं, और दूसरा अभी क्या किया जाता है कि कुछ उसमें रासायनिक पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। जी। तो हाथ से जब निकौनी करते हैं या निराई करते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसकी निराई हम कब करें। उसकी निराई के लिए एक खास समय होता है, जैसे उस पौधे में जो अवांछित या खरपतवार है, उस पौधे में फूल आने से पहले उन पौधों को हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। ये एक हुआ। वो इसलिए कि अगर उसमें फूल आ जाते हैं और उसमें फल लग जाते हैं या बीज तैयार हो जाता है तो फिर उससे और नए नए पौधे उगने का डर रहता है। इसलिए इन पौधों को पुष्प आने से पहले ही हम लोग वहाँ से हटा देते हैं। इसको कहते हैं निराई या निकौनी। इसके लिए जो खरपतवार है, जो अवांछित पौधे हैं, उसको अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं। और खरपतवार नाशी जो रसायन होता है, अच्छा, उस रसायन को वीडिसाइड भी कहा जाता है। उस तक रसायन भी होते होंगे। हाँ, तो उसके कुछ रसायन है, जैसे 2,4-D ब्यूटोक्लोर और MCPA, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ हैं जिनका छिड़काव किया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात बहुत सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। जब भी हम लोग इन रसायनों का उपयोग करें अर्थात छिड़काव करें, तो इसमें किसानों को हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए जब भी इनका छिड़काव करें हम, तो नाक और मुंह को अच्छी तरह से कपड़े से या गमछे से जी ढक लेना चाहिए, जिससे कि वो जो बूंदे हैं वह नाक के अंदर या मुंह से अंदर नहीं चले जाए। एक बात और इसके अंतर्गत हम लोगों को जानना चाहिए कि वह छिड़काव, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि यह छिड़काव जो है वो काफ़ी दूर दूर तक ये हवा से फैलते हैं। अच्छा, इसलिए आसपास में कोई दूसरा आदमी भी नहीं हो, हाँ, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जो खरपतवार होते हैं हमारे खेतों में, उसमें हिरनखुरी, मोथा और दूब घास आप देखे ही होंगे, दूब घास, ये सभी हमारे खेतों के लिए खरपतवार हैं। इनको हम नष्ट कर देते हैं ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं, पोषक हैं मिट्टी के, वह उसमें बरकरार रहे। इसलिए खरपतवारों से सुरक्षा हमारी फसल को या खेतों को कर लेना चाहिए।
जी अशोक जी, जी कुंडू जी। कृषि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण चरण है कटाई। जी अब फसल तैयार है, तैयार है, हमारे किसान खुश हो रहे खुश हो होंगे। रहा है। तो बच्चों को कटाई के बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं। जी हाँ बच्चों, जैसा कुंडू जी ने कहा अभी कि फसल तैयार हो गया है, 3-4 महीने के बाद हम तैयार हो रहे हैं, उसको काटना है। तो कटाई तो आप समझ ही गए होंगे, कटाई है क्या। कटाई वास्तव में जब फसल तैयार होता है तो उसको हम जब उस फसलों को या पौधों को काटते हैं, एक तो तरीका है काटने का, जैसे परंपरागत तरीके में आपने देखा होगा कि हंसुआ से भी काटते हैं। अभी भी वो चलता है, चल रहा है और शायद ये सर्वव्यापी पद्धति है। जी हाँ, उसमें होता है कि हंसुआ से जब काटते हैं तो पौधे का जो धरातल जमीन के अंदर से थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुछ लोग किसान भाई क्या करते हैं कि वो उखाड़ भी लेते हैं फसल को, जड़ सहित भी उखाड़ते हैं। तो जड़ सहित उखाड़ना और हंसुए से काटना दोनों कटाई के क्रम में आता है। उसको कटाई की भाषा में हम लोग कहेंगे वो अभी फसलों की कटाई ही है। तो जब फसल की कटाई हो गई परंपरा विधि से, आजकल क्या आ रहा है कि मशीनों से, जैसे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर कहते हैं, आज उससे भी मशीन से भी कटाई हो रही है। थोड़ा उसमें कम समय लगता है, श्रम भी कम लगता है। जब कटाई कर लेते हैं, फसल कट गया हमारा, लेकिन अभी फसल हम उसके अनाज को या जो हमारा फसल तैयार होता है जिस चीज़ का, उसको हम अभी रख नहीं पा रहे हैं। फसलों को जब हम खेत से काट के लाते हैं तो अपने खलिहान में उसकी ओसाई करते हैं। उसको अनाज को डंठल से अलग करना, उसको हम लोग ओसाई कहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया आप लोगों के बच्चों। जब ओसाई कर लिए तो ओसाई कर लेने के बाद यहाँ देखिएगा हमारे पास अनाज आ गए, तो किसान भाई खुशी से कटाई पर्व भी मनाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे देश में एक परंपरा है कुंडू जी कि लोग कटाई पर्व मनाते हैं। देखिएगा कटाई पर्व में जैसे आपने सुना होगा, पोंगल है, बिहू है, दिवाली है। हमारे यहाँ झारखंड में एक नवाखानी मनाया जाता है, नवाखानी है जिसमें नया जी अनाज आ जाता है। तो और सरहुल में भी हम लोग सरहुल भी कहीं कहीं कटाई पर्व के नाम पे सरहुल भी मनाते हैं। तो हमारे यहाँ की कटाई पर्व है। तो कटाई पर्व में किसान भाई आनंद लेते हैं कि फसल हमारे यहाँ तैयार होकर के आ गया। अब कुंडू जी एक सवाल उठता है कि फसल पद्धतियों के अंतर्गत हमने देखा कि फसल जब तैयार हो गया तो फसल को हम या अनाजों को घर में ले आए, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि कैसे पूरा करेंगे, आबादी तो ज़्यादा है और उत्पादन कम है हमारे यहाँ, तो उनको ठीक ठाक से कैसे रख रखाव कैसे किया जाए अनाजों का, ताकि आने वाले दिनों में भविष्य में भी हम इतनी बड़ी आबादी को उन अनाजों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो जरा अगले चरण, जो इसका अगला चरण है भंडारण, शायद उस हमारा संबंध भंडारण से है, तो उस भंडारण के बारे में थोड़ा बच्चों को विस्तार से बताएं। बहुत अच्छा और अहम सवाल आपने किया, क्योंकि फसल को जब तैयार हो गया, कटाई हो गई, अनाज अलग हो गए, तो उसको सुरक्षित रखना भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है। क्योंकि फसल को या अनाज को नष्ट करने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं जी। उसमें चूहे हैं, अन्य जो फंगस जाति के जीव हैं, या अन्य बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो उन अनाजों को बर्बाद करते हैं। हाँ। दूसरी बात है कि फसल में या अनाज में जो फसल काट करके हम लोग लाए, उसमें 16 से 18% नमी होती है। क्योंकि वो जी हाँ, जमीन पर उगता है और उसकी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी या नमी को सोखता है। जी हाँ। तो उस अनाज में भी वो नमी रह जाती है, जो 16 से 18% तक होता है। तो अनाज को पूरा खराब करने की संभावना एकदम। उस तरह के अनाज को अगर हम लोग रखें तो निश्चित रूप से वो खराब हो जाएगा जी। इसलिए बच्चों, आप देखे होंगे घर में या अपने आसपास में उन अनाजों को धूप में फैला देते हैं। जी हाँ। ये हम कह सकते हैं कि पारंपरिक एक विधि है, जिससे उस अनाज से
नमी कमी हो नमी कम हो जाए जी। और वो इतना कम हो कि 14% से कम रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, अनाज में अगर कुल अनाज में हाँ अगर 14% या उससे अधिक है नमी, जी तो अभी भी उसको खराब होने का डर है। इसलिए 14% से कम नमी हो इतना देर तक उसको सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद उसको भंडारण किया जाता है। ये भंडारण बड़े बड़े ये बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर या संरचनाएं, उसके अंदर इन अनाजों को रखा जाता है। ऐसे जो पारंपरिक विधियां हैं जो घर में रखा जाता है, हम लोग जो बड़े बड़े बांस के बने हुए या आजकल वो बोरा से भी बना हुआ है, पुआल से भी बनता है, पुआल से भी बनता है। हाँ। तो उसको इस इधर जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें डेमनी कहा जाता है। उसके अंदर उसको रखा जाता है और चारों तरफ ऊपर जब भर जाता है वो बहुत बड़ा साइज का रहता है। उसके ऊपर पुआल दे करके उसके ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर गोबर, चूंकि गोबर भी कीटनाशक होता है इसलिए उसके ऊपर में वो डाल दिया जाता है। जो हमारे घरों में जो पारंपरिक विधि है, लेकिन सरकार के पास जो है वो बड़े बड़े भंडार होते हैं। भंडारण के लिए बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं होती हैं, उसके अंदर रखा जाता है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात है इसमें, और वह बात है बीज का भंडारण। जी हाँ, बीज का भंडारण। क्योंकि अभी तो जो हम लोग खाद्य के लिए हम लोग भंडारण किए वो तो हो गया, जिसको हम लोग साल भर खा करके खत्म करेंगे। लेकिन कुछ उनमें से जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो बीजों को भी हम लोगों को भंडारण की आवश्यकता होती है। और इसके लिए बीजों के भंडारण के लिए साइलो या भंडारण गृह होता है। अच्छा, इस साइलो या भंडारण गृह में बीजों का भंडारण किया जाता है जो अगले साल फिर ये उपज या फसल को हम बो सके, फिर वही जो कृषि पद्धतियां हैं उसका चक्र को चला पाए। अच्छा, तो इसी क्रम में एक भंडारण के क्रम में मेरे मन में एक सवाल आ गया कि जैसे आपने कहा कि अगले चक्र में इसको बीजों का लगा दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जरा बच्चों को बताएंगे। ये बच्चों आप देखे होंगे कि खेतों में धान कट जाने के बाद जब बुआई होती है और कटाई होती है अंत में, उसके बाद खेतों को खाली नहीं छोड़ा जाता है। थोड़ी सी अगर उसमें सिंचाई की व्यवस्था है तो उसमें चना वगैरह जो फली वाले पौधे होते हैं, लिगोमिनोसी जिसको कहते हैं, उस तरह के पौधों को लगाया जाता है जिसको फसल चक्रण कहते हैं। अच्छा, इसका नाम फसल चक्रण है। जी हाँ। तो इस फसल चक्रण से फायदा भी है। वो फायदा क्या है कि जब हम लोग धान लगाते हैं तो उससे धान जो है वो मिट्टी से पोषक को खींच लिया। इसके बाद जब हम लोग उसमें दलहन वर्ग के पौधों को लगाते हैं, फलीदार पौधों को, जैसे मटर, चना, अरहर, इन सभी पौधों को लगाते हैं, मसूर, उड़द, तो इन सभी पौधों के जो भी दलहन वर्ग के पौधे होते हैं उसके जड़ को आप बढ़िया से बहुत ही सावधानी से उखाड़ करके देखेंगे तो उनके जड़ों में छोटे छोटे गांठ होते हैं। अच्छा। उन गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि जमीन में नाइट्रोजन को स्थिर रखते हैं। तो जब हम लोग चना के पौधा को उखाड़ते हैं तो वह जो बैक्टीरिया है वो जमीन के अंदर रह जाता है। इसका मतलब उस जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा है।
अब वह क्या करता है, नाइट्रोजन पौधे को वृद्धि में मदद करता है। तो इस तरह से ये फसल चक्रण जो है ये खेत के लिए बहुत उपयोगी है और एक प्राकृतिक साधन है जिससे उस खेत की उर्वरा क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो अशोक जी, इस तरह से ये जो कृषि पद्धतियां हैं इनमें इतने चरण हैं। तो भंडारण तक हम लोगों ने देखा, मिट्टी की तैयारी से लेकर के भंडारण तक। हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों ने कृषि पद्धतियों के क्रम में जाना सिंचाई के अंतर्गत हमने देखा कि पारंपरिक विधियों के द्वारा और आधुनिक विधियों के द्वारा हमने सिंचाई को जाना। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि उसकी निराई या निकौनी या निकाई कैसे की जाती है। फिर हम लोगों ने जाना कि पौधों जब हमारे फसल तैयार हो गए तो उसका अगला चरण होता है कटाई, और कटाई के बाद थ्रेसिंग और ओसाई, जिससे हम लोग कह रहे हैं कि अनाज को घर में लाना। अनाज हमारे घर तक पहुंच गए, उसके बाद का क्रम कुंडू जी। और अंत में इस चरण का भंडारण, जिसमें हम लोग खाद्य पदार्थों का भंडारण और बीजों का भंडारण कैसे होता है, इसके अतिरिक्त फसल चक्रण को भी हमने जाना। तो बच्चों धन्यवाद, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं नए विषय वस्तु के साथ। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।